Hello students, welcome back in the last lecture of coordination compounds chapter. Today we will discuss the remaining part of CFT जिसमें topics कौन कौन से हैं. Color in coordination compounds की बात करेंगे, magnetic moment calculations की बात करेंगे और limitations of crystal field theory की बात करेंगे. Along with these topics we will discuss stability of coordination compounds, application of coordination compounds and metal carbonyls. इतने टॉपिक्स हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है जिसमें से कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और मेटल कार्बोनिल्स कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है. अगर आप समझ लेंगे कलर किस तरह से कलर आते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, जैसे ब्लू विट्रियोल ब्लू कलर का हमें दिखता है, क्यों दिख रहा है, राइट या कलरलेस दिखता है. अगर उसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है. एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज कलरलेस. ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है. इसको अगर आप समझ लेंगे तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा, राइट. तो वी विल स्टार्ट ऑफ विथ फर्स्ट टॉपिक कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान में रखना है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. साथ साथ ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे लिगेंड्स की स्ट्रेंथ या उनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डिपेंड करती है. और इसको याद करने का एक मैंने वर्ड दिया था CP नॉक्स, जिससे आप इसको याद रख सकते हैं कि किस तरह से जो लिगेंड्स हैं उनकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, CFSE जो है वो डिक्रीज होती जाती है. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है, यानी साइनाइड कार्बोनिल कार्बन वाले, फिर फॉस्फोरस, उसके बाद नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन में ये आपका आ जाता है OH माइनस है, ऑक्सिलेट आयंस हैं एंड फिर हेलाइड्स जो इधर लगे हुए हैं आपके हेलाइड आयंस. ये थोड़ा सा ऑर्डर रहता है. अगर आप इसको वर्ड को ध्यान रखेंगे तो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी याद रख सकते हैं कि किस लिगेंड की पोजीशन कहाँ पे होगी, किस में स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही होगी, किस में कम हो रही होगी, क्योंकि बेसिकली जो कलर वाला चीज़ आएगी वो स्प्लिटिंग एनर्जी से ही आएगी जो हमें समझना है. अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस हमें ब्लैक दिख रहा है या वाइट दिख रहा है या कलर दिख रहा है तो वो किस तरह से दिखता है हमें, कलर या फिर ब्लैक और वाइट. ऑलराइट, इफ वाइट लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अगर एक ऑब्जेक्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इफ वाइट लाइट फॉल्स ऑन दिस, ठीक है, तो इफ इट एब्जॉर्ब्स all of the white light, if the coordination compound or object absorbs all of the white light, then object appears black in color. And if it does not absorb any part of light, it will appear white. We know this thing. The color of the substance is due to the absorption of light of a particular wavelength in the visible part of a spectrum. The rest of the wavelengths are transmitted or reflected. So the color of the substance appear is the complementary color of the radiation absorbed in visible spectra, and visible spectra is Vibgyor. Vibgyor. जो वाइट लाइट है उसमें ये 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जो हमें विजिबल रीजन में दिखाई देते हैं. अब कोई भी सब्सटेंस जो हमारा है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है. ये जितने भी कलर हैं इनके साथ कुछ ना कुछ वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी. ये उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो वेवलेंथ्स हैं उनको ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट बैक करता है. तो जो हमें कलर दिखाई देता है वो बेसिकली हमें वो कलर दिखाई देता है जो पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब हुआ था उसका जो ऑपोजिट कलर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा. और कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें कलर व्हील की हेल्प लेनी होती है. एक कलर व्हील ड्रॉ कर लें, एक सर्कल बना के हमने कलर व्हील ड्रॉ कर रहे हैं. राइट, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 सेक्शन हमने बना लिए. वॉयलेट और इंडिगो एक ही सेक्शन में रहता है. देन ब्लू, ग्रीन, जो विबग्योर है हम बस उसको लिखते चले जा रहे हैं, YO और R. राइट, अब सपोज एक सब्सटेंस ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किए हैं उस वेवलेंथ के जो ब्लू कलर के साथ एसोसिएटेड है,
तो जो कलर हमें दिखाई देगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, उसका ऑपोजिट कलर होगा कलर व्हील में ऑरेंज। तो अगर कोई आपको सब्सटेंस ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स उसने जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब किए थे वो ब्लू कलर है, राइट। इसी तरह अगर कोई सब्सटेंस आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है तो उसने जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब किए होंगे वो ग्रीन वाले होंगे, या वाइस वर्सा। सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस हमको येलो दिखाई दे रहा है, हेलोजेंस याद करिए, आपने ग्रुप 17 पढ़ा था, आपने फ्लोरीन पढ़ा था कि पेल येलो कलर दिखाई देता है, तो इट मीन्स अगर वो हमें येलो कलर दिखाई दे रहा है तो उसने जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब किए होंगे वो वॉयलेट और इंडिगो वाली रेंज की वेवलेंथ्स होंगी जो उसने एब्जॉर्ब करी होंगी। बस इतना सिंपल सा ही इसका प्रिंसिपल है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, जिस वेवलेंथ के रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, जो उसके साथ कलर एसोसिएटेड होगा, कोई ना कोई कलर एसोसिएटेड होगा, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा जब हम विजिबल रीजन में बात करेंगे। तो कलर ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द रेडिएशन इज एट एब्जॉर्ब्ड। तो जो भी कलर आएगा सब्सटेंस का वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उस रेडिएशन का जो उस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब किए हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा, तो इसका आंसर यही है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये डी ऑर्बिटल्स की जो हमने स्प्लिटिंग की बात करी थी उस पर डिपेंड करेगा, बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे डिपेंड करेगा, और उसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिसपे हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है, राइट। तो हमने बात करी थी कि लिगेंड्स की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, यानी वो स्प्लिटिंग अलग अलग तरह से करते हैं और लिगेंड्स की स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज हो जाती है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान में रखना है। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, और वो फॉर्मूला था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड एनर्जी। जो फॉर्मूला आता है हमारा E इज इक्वल टू hc/λ, जहां हम बोल सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, राइट। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है वेवलेंथ कम होती जाती है, बात समझिएगा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वेवलेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। अब इस एनर्जी को अगर हम CFSE से रिप्लेस कर दें, यानी इंस्टेड ऑफ E अगर हम लिख दें डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, या फिर अगर हम एनर्जी के लिए यहाँ पे लिख दें डेल्टा टी। डेल्टा टी किसके लिए हम यूज करते हैं, डेल्टा टी इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैन बी इक्वल टू hc/λ। ये रिलेशनशिप निकल आई CFSE और लैम्डा के बीच में, यानी जितनी स्प्लिटिंग बढ़ती जाएगी उतनी कम वेवलेंथ जो है वो होती चली जाएगी, राइट। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या था, हमने देखा था कि जो लिगेंड्स हैं उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अलग अलग है, और हमने उसी के बेसिस पे ही लिगेंड्स को अरेंज किया था, उनकी फील्ड स्ट्रेंथ, उनकी किस तरह से वो कितना स्प्लिटिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने उनको अरेंज किया था। और हमने कहा था कि जो हेलाइट्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग कम होती है, वो कम स्प्लिटिंग कॉज करते हैं, कम स्प्लिटिंग होगी तो एनर्जी कम होगी। वाटर बीच में आ जाता है, मीडियोकर की तरह है, और CN- साइनाइड कार्बोनिल वो बिल्कुल सीरीज के एंड में आते हैं, यानी वो ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं, इसलिए हम उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी बोल देते हैं। अब जो कलर आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसका रीजन क्या होता है, दो रीजन होते हैं बेटा कलर के। पहला रीजन है डी ट्रांजिशन, और दूसरा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अभी हमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात नहीं करनी है, ये हम KMnO4 पढ़ेंगे जब DNF ब्लॉक में, तब हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ डी ट्रांजिशन की बात करते हैं। सिंपल है, क्या है डी ट्रांजिशन, जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है इनटू T2G एंड EG, तो जो इलेक्ट्रॉन डी के ही इलेक्ट्रॉन डी में ही जब शिफ्ट हो जाते हैं तो उस शिफ्टिंग को ही हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एक्वो टाइटेनियम 3, ठीक है, और हमने इसमें यहाँ पे स्प्लिटिंग दिखा दी कि Ti3+ है। अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3D1 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यानी उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होगा, लोअर एनर्जी की T2G में होगा, ठीक। अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब लाइट फॉल हो रही है तो ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कौन से वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये येलो ग्रीन रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके T2G से
Eg में शिफ्ट कर रहा है। T2G ग्राउंड स्टेट हो गई, Eg इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। ठीक है, वाटर जो लगा हुआ है वो वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, एनर्जी गैप कम होगा। एनर्जी गैप को हम बोल रहे हैं डेल्टा ओ, ये एनर्जी गैप कम होगा। एनर्जी गैप कम है तो व्हाट विल हैपन, जो वो एनर्जी, जो वो लाइट या रेडिएशंस को जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा वेवलेंथ होगी। और जो वो एमिट करेगा तो वो क्या करेगा, लो वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा। और जो लो वेवलेंथ की लाइट होती है उनके साथ स्प्लिटिंग एनर्जी या एनर्जी ज्यादा, स्प्लिटिंग एनर्जी की बात नहीं करेंगे, एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। तो ये बेसिकली टाइटेनियम वॉयलेट कलर, टाइटेनियम हेक्सा एक्वो 3 हमें वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। तो वॉयलेट कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो कौन से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीनिश येलो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिनके साथ वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन एनर्जी कम है। और जब हम वॉयलेट कलर की बात करते हैं तो जो जिस कलर का वो दिख रहा है तो उसके साथ वेवलेंथ लो होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम विबग्योर में V से R की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है और एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट होके पहुंच गया, जो एक ये बना रखी है यहाँ पे स्टेट, ये T2G ग्राउंड स्टेट और ये Eg आ गई एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली कॉल्ड dd ट्रांजिशन। d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया। और इसके लिए dd ट्रांजिशन के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि लिगेंड्स जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर लिगेंड्स प्रेजेंट नहीं है तो व्हाट विल हैपन, कोई dd ट्रांजिशन नहीं होगा, कोई कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होना चाहिए, D1 से D9 के बीच में होना चाहिए। हमने पहले भी पढ़ा है Zn2+ के जो सॉल्ट्स हैं वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस होने का उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसकी 3d10 जो 3d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके Eg या आगे की शेल्स में, ऑर्बिटल्स में वो मूव नहीं करेगा, dd ट्रांजिशन नहीं होगा। और dd ट्रांजिशन नहीं होना है तो कोई कलर भी नहीं आना है। और यही रीजन है कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर जो है वो शो करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा आ गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है, टेबल थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। 3 हेडिंग्स हैं टेबल की, एक वेवलेंथ है, कलर एब्जॉर्ब्ड है और कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ रहा है। ठीक है, जो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है, यानी अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और वो इतनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके साथ जो कलर एसोसिएटेड होगा वो वायलेट होगा। तो उसको या तो हम ये कह सकते हैं कि वो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है या इतनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो रेडिएशन वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके साथ जो कलर एसोसिएटेड होगा वही कलर हमें दिखाई देता है उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का। तो ये टेबल थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। और विबग्योर जो रीजन है वो स्टार्ट होता है 400 नैनोमीटर, अब मैं लिखें अगर वेवलेंथ से लेके 700 नैनोमीटर तक रहता है। ठीक है, वॉयलेट का 400 नैनोमीटर के आसपास आती है वेवलेंथ, और जो रेड है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो 700 नैनोमीटर के आसपास आती है। यहाँ पे वही चीज़ लिख रखी है कि जो वॉयलेट, इंडिगो और फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यू कैन सी विबग्योर के ही टर्म में लिखा हुआ है। और वेवलेंथ्स लिखी हुई है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंट के लिए एक ट्रिक है कि कैसे आप याद रख सकते हैं। आप 400 से शुरू करिए, आपको 400 से लेके और 700 तक जाना है तो आप 400 से 400 से शुरू करिए और 50-50 के डिफरेंस से बनाते जाइए। 400 से 450, 450 से 490 है, आप इसको 500 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर याद रहे तो अच्छा है। फिर 500 से 550, 550 से 580, 600, 600 से 650 और 650 से 700। तो आप 50-50 के डिफरेंस से देख सकते हैं। जो कलर एब्जॉर्ब होगा इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ वो ये कलर्स होंगे। यानी अगर 400 से 450 नैनोमीटर के बीच के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब वो वॉयलेट कलर वाले रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। और कलर व्हील के हिसाब से जो वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो येलो आ जाता है। फिर से कलर व्हील यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया कलर व्हील जिसमें हमने वॉयलेट से स्टार्ट किया था, वॉयलेट, इंडिगो, राइट। तो वॉयलेट कलर अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो हमें दिखाई देगा। ब्लू अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज एंड सो ऑन। ग्रीन के साथ रेड है, यू कैन सी ग्रीन की अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें जो है रेड दिखाई देगा। तो ये टेबल थोड़ी सी आपको याद रखनी है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो कलर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ रहे हैं, उसके साथ कौन सा कलर जो है या कौन सी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब हुई होगी। अब एक टेबल है आपकी एनसीईआरटी में बुक में दे रखी है,
जिसे एज इट इज़ यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये क्या दिखा रहा है, ये रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एब्जॉर्ब्ड एंड कलर दिखा रहा है। ठीक है, इस टेबल को हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और क्लियर कर लें कि हमने कहा कि बेसिकली जो लिगेंड्स हैं उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी अलग अलग होती है। उसको अगर हम यहाँ पे लिख लें तो हैलाइड्स आते हैं जिनकी स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, यानी जो T2G और EG ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, तो हैलाइड्स आते हैं। हैलाइड्स के बाद हमारा वाटर बीच में आ गया ये। उसके बाद हमारे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आते हैं, जैसे अमाइन या अमाइनो ग्रुप्स लगे हुए हैं, EDTA है, इथिलीन डायमीन है, इस तरह से। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है, जिसमें साइनाइड है, कार्बोनिल है, ये आ जाते हैं। तो एक ये है अप्रोक्सीमेशन हमारे लिगेंड्स का कि जो हेलोजन्स हैं, देखिए हेलोजन्स हमने कहा कम स्प्लिटिंग कॉज करते हैं, उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। तो एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, यानी वो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे उनकी एनर्जी कम है, वीक फील्ड लिगेंड्स की एनर्जी कम है। हैलाइड्स फॉर एग्जांपल वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं, उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। और एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, तो अगर एनर्जी कम होगी तो वो ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, ये आपको याद रखना है। और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, साइनाइड, कार्बोनिल, उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, अगर उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो वो कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी में और आपका वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। ये पॉइंट अगर आपको याद है, आप बहुत आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। जितनी स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेंगे। और फिर आप कलर व्हील से निकाल सकते हैं कि कितनी वेवलेंथ की लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया या कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है, तो वो कौन सा कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे अब हम इस टेबल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल में कॉलम जो ले रखे हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ले रखे हैं। 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस टेबल में लिए हुए हैं और उनके साथ जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, जो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी बात हो रही है, और जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी वो दिखाएंगे यहाँ पे, यानी जो कलर आएगा उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो कलर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पहला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन्होंने लिया है वो लिया है कोबाल्ट का, और इसमें 6 लिगेंड लगे हुए हैं, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। और आउट ऑफ 6 लिगेंड्स जो एक है वो है Cl, हेलोजन, हेलाइड, जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो सबसे कम आएगी, एनर्जी सबसे कम आएगी। ठीक है, और 5 है NH3 जिनकी कंपैरेटिवली उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आउट ऑफ 6 ये लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं जो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है वो है येलो, तो येलो के साथ कौन से वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब है वो भी मैंने आपको ऊपर टेबल में दिखाया था कि येलो के साथ जो आता है वेवलेंथ वो 550 से 585 है, तो यानी ग्रीनिश येलो कलर की लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उससे ऊपर जो आ रहा है वो ग्रीन कलर है, ग्रीनिश येलो एब्जॉर्ब करेगा। और कलर व्हील के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि अगर येलो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो आता है वो आता है वॉयलेट, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हमें वॉयलेट कलर का दिखाई देगा। राइट, अब यहाँ पे देखिए इसमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, ऑक्टाहेड्रल है ये भी। तो अब यहाँ पे 5 NH3 लगे हुए हैं जो ऊपर थे, लेकिन अभी Cl रिप्लेस हो गया है बाई H2O, H2O आ गया है। H2O कंपैरेटिवली ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करता है Cl से ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करता है। तो यानी अगर ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज कर रहा है एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो थोड़ी कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस, यहाँ 535 को एब्जॉर्ब किया था, यहाँ 500 एब्जॉर्ब कर रहा है, और 500 जो है वो ब्लू ग्रीन का रहता है। ऊपर वाली टेबल से अगर आप रेफर करेंगे तो ये ब्लू ग्रीन कलर की लाइट को रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। और कलर व्हील के हिसाब से जब ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो जो कलर आता है वो आता है रेड कलर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कोबाल्ट के साथ सारे के सारे अमाइन लगा रखे हैं, NH3 लगा रखे हैं, 6 के 6 लगा रखे हैं। तो पहले क्या था Cl, फिर Cl से थोड़ा और स्ट्रॉन्ग आया H2O, अब H2O से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे अमाइन, सारे अमाइंस लगे हुए हैं यहाँ पे 6। तो क्या होना चाहिए बताइए, लिगेंड्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई तो उसकी स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी, स्प्लिटिंग बढ़ेगी तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी तो वो थोड़ी कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ देखिए ऊपर वाली वैल्यू से कम हो गई 475,
और 475 को अगर हम ऊपर की टेबल से देखें तो उस वेवलेंथ के साथ जो कलर एसोसिएटेड है वो है ब्लू। तो ये क्या करेगा, ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्ट बैक कौन सी करेगा, येलो कलर या येलो ऑरेंज कलर दिखाई देगा एज पर एनसीईआरटी बुक जो लिखा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो भी कोबाल्ट का ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन अभी जो लिगेंड लगे हुए इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, कौन से लिगेंड है, CN, साइनाइड। ठीक है ना। और क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं साइनाइड और कार्बोनिल। ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगे हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करेंगे, एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, और जब एनर्जी बहुत बढ़ेगी, नंबर ऑफ लिगेंड्स भी ज़्यादा है, मतलब टेट्राहेड्रल नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स भी ज़्यादा है और सारे के सारे लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लगे हुए हैं, तो क्या होना चाहिए, स्प्लिटिंग क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जो डेल्टा ओ की वैल्यू आएगी वो काफ़ी ज़्यादा आएगी, और अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ही कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और यू कैन सी जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है जो एब्जॉर्ब हो रही है वो 310 है, और हमारा विबग्योर जो है विजिबल स्पेक्ट्रा शुरू होता है 400 नैनोमीटर से, ये उससे भी कम जा रहा है, तो जो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है वो यूवी रीजन में होगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कलरलेस दिखते हैं ऐसे सब्सटेंसेस, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है बहुत ही पेल येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बन के आएगा, तो वो पेल येलो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ रहा है, लेकिन जो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है वो यूवी रीजन में जा रहा है, वो विजिबल रीजन में नहीं जा रहा है। रीजन क्या है, सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड्स भी ज़्यादा है, 6 है, और सब के सब स्ट्रॉन्ग है, तो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे, और CFSC की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कॉपर के साथ 4 H2O लगे हुए। अब H2O कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है नहीं, वीक लिगेंड की तरह ही बिहेव करते हैं वो H2O। आपको अगर याद हो VBT, तो H2O जब प्रेजेंट था तो कोई रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा था उस केस में, इट मीन्स क्या है, वो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी तो क्या होगा, स्प्लिटिंग कम होगी तो ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है तो वे कम वेवलेंथ जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। और यहाँ वेवलेंथ क्या एब्जॉर्ब हुई, जो रेड कलर है उसके आसपास की एब्जॉर्ब हुई 600, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वेवलेंथ वो कम वेवलेंथ वाली लाइट है, यानी ब्लू कलर की लाइट है, या ये कहें कि रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू होता है तो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। लास्ट देखिए, टाइटेनियम के साथ 6 H2O लगे हुए, यहाँ पे क्या था, 4 H2O लगे थे, यहाँ 6 H2O लगे हुए। अभी H2O की स्ट्रेंथ तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ गए, यहाँ 4 थे, यहाँ 6 हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ते हैं स्प्लिटिंग बढ़ती चली जाती है। CFSC की वैल्यू हमने फैक्टर एक डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ लिगेंड्स पे भी डिपेंड करती है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSC आती है वो हमेशा कम होती है, 4/9 कम होती है, 45% कम होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ ज़्यादा है तो स्प्लिटिंग एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो कम है, और इस वेवलेंथ के साथ जो कलर एसोसिएटेड है ब्लू ग्रीन, और कलर व्हील के हिसाब से जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा वो क्या आ जाएगा, वॉयलेट। ये टेबल है एनसीईआरटी की जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी, रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड एंड द कलर ऑब्जर्व्ड इन सम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। आई थिंक टेबल में थोड़ी सी एरर है, एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है या जो भी है। जैसे यहाँ पे देखिए, इन्होंने कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब लिखा है रेड, और कलर जो दिखाया है कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाया है ब्लू। अब हम अगर कलर व्हील को रिप्रेजेंट करें और कलर व्हील से देखें तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन होता है, ब्लू नहीं होता है, और वेवलेंथ भी इन्होंने 600 यहाँ पे मेंशन करी है। ठीक है। और 600 हमारी आती है ये ऑरेंज के लिए, और अगर ऑरेंज वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा तभी ये ब्लू एमिट करेगा, तो आई थिंक यहाँ पे रेड ना होके ऑरेंजिश रेड होना चाहिए था, तभी ब्लू कलर आएगा, सिर्फ रेड से नहीं आएगा। अगर रेड होता तो ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता, तो दिस शुड बी ऑरेंज रेड कलर होना चाहिए यहाँ पे अगर ब्लू हमें चाहिए। और दूसरा यहाँ पे ये ब्लू ग्रीन दिखा रहे हैं, वेवलेंथ दिखा रहे हैं 498 और ब्लू ग्रीन, ठीक है, और वॉयलेट दिखा रहे हैं। अब वॉयलेट जो है उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो येलो है, तो यानी यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी वो येलो होना चाहिए, तब वॉयलेट कलर आएगा, येलो हो या फिर येलो ग्रीन कलर की लाइट हो। अब 498 आता है इसी रीजन में ग्रीनिश येलो के साथ, तो ये ब्लू ग्रीन ना हो कि ग्रीन येलो होना चाहिए, और इसका जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो ग्रीन येलो ही होती है। तो ये थोड़ी सी यहाँ एनसीईआरटी में एरर है कि ब्लू ग्रीन ना हो कि ग्रीन येलो होना चाहिए, और जो कलर आए कॉम्प्लेक्स का वो फिर हमारा वॉयलेट आता है, ये वॉयलेट कलर का ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो कलर ठीक लिखा हुआ है, लेकिन जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है
कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है वो थोड़ा सा गड़बड़ है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग और कलर व्हील के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया है, देखिए हेक्सा एक्वो कॉपर 2+ जो कॉम्प्लेक्स बना रखा है, ये बेसिकली आपका ब्लू विट्रियोल से आता है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जो ब्लू विट्रियोल है CuSO4.5H2O, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड लगे होते हैं। तो CuSO4.5H2O में 5 वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं लिगेंड की तरह, 4 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह लगे होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है जो सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्वेश्चन जो कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O यानी ब्लू विट्रियोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह होंगे, पांचों के पांचों नहीं होंगे, और पांचों के पांचों नहीं है, कितने हैं, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बाहर होता है। लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस आर कलरलेस। 3 कॉम्प्लेक्सेस आपको दे रखे हैं यहाँ पे और आपसे पूछा गया है कॉम्प्लेक्सेस कलरलेस क्यों होंगे। हमने पहले ही बात करी है, कॉम्प्लेक्सेस का कलर जो आता है वो डी ट्रांजिशन की वजह से आता है और डी ट्रांजिशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो मेटल्स लगी हुई हैं, जिंक 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगी, कॉपर यहाँ +1 आ रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे तो यहाँ Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जिंक जब हम बात करते हैं तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 30 एटॉमिक नंबर होता है, 3d10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन आता है। जब हम जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d10। 3d कंप्लीटली फिल्ड है, तो जब कंप्लीटली फिल्ड होगी डी ऑर्बिटल, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर भी नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स का। Cu का एटॉमिक नंबर 29 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो आता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में है, तो ये होता है 3d10 4s1। इसमें से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और कंप्लीटली फिल्ड है 3d। डी ट्रांजिशन नहीं होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर भी नहीं आएगा। इसी तरह कैडमियम का भी जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 और कैडमियम +2 होता है 4d10 कॉन्फ़िगरेशन आता है इसका। अगेन कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, डी ट्रांजिशन नहीं होना है, इस वजह से ये सारे कॉम्प्लेक्सेस जो है कलरलेस होंगे। तो व्हाई ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस आर कलरलेस, तो ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस आर कलरलेस जस्ट बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड d orbitals. No unpaired electrons are present, and if no unpaired electrons are present, there will be no dd transition and complex will not show any color. See the second question. The color of the light absorbed by aqueous CuSO4. Absorb पूछा है, ठीक है। aqueous CuSO4 का मतलब हुआ CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रियोल की बात कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ है। पूछ रहे हैं कि कौन सा इसने कलर जो है वो एब्जॉर्ब किया होगा या कलर ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा। तो कलर व्हील बना के देख लें, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था। कलर व्हील बना के देख लेते हैं। वॉयलेट इंडिगो एक साथ आ गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो अगर ये ब्लू कलर का दिख रहा है तो इट मीन्स इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करी होगी, ऑरेंज लाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन में से दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है कॉपर सल्फेट का वो ब्लू है, तो इसका मतलब वो लाइट कौन सी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ऑरेंज। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है कि मैच द कॉम्प्लेक्स विद कलर एब्जॉर्ब्ड। इतने कॉम्प्लेक्सेस आपको दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कि जो कलर इन्होंने कौन कौन सा एब्जॉर्ब की बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, एम ले रखा है कि मेटल कोई भी है, ठीक है, और सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल हैं, 6 लिगेंड लगे हुए हैं। अब यहाँ लिगेंड लगा हुआ है Cl, यहाँ H2O, यहाँ Cn। हमें कलर एब्जॉर्ब्ड अगर देखना है तो हमें लिगेंड की स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखना पड़ेगा। और जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं तो Cl एक वीक लिगेंड है, H2O बीच में आता है और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रेंथ वाइज ये आ जाएगा, राइट। जो वीक लिगेंड होते हैं वो कम स्प्लिटिंग कॉज करते हैं T2G और EG में, या फिर ये कहें T2G और EG में जो है वो एनर्जी गैप कम होगा ना, कम एनर्जी गैप होगा। अब एनर्जी गैप अगर कम है यानी कम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो व्हेन वी विल मूव फ्रॉम Cl टू Cn, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है यानी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो बढ़ेगी, ठीक है ना। स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी Cl से Cn की तरफ मूव करने में एनर्जी इंक्रीज हो रही है।
और एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, राइट। वेवलेंथ डिक्रीज करती चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होनी चाहिए? Cl की होनी चाहिए। उससे कम वेवलेंथ किसकी होनी चाहिए? इसकी होनी चाहिए। और सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट जो है जो एब्जॉर्ब करेगा वो साइनाइड होना चाहिए। अब हमने विबग्योर लिख के देख लिया। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की आ रही है विबग्योर में, तो ये Cl के साथ रेड लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जब हम वाटर की बात करते हैं तो वेवलेंथ में हम जाएं तो सबसे अगर कम वेवलेंथ है तो वो ग्रीन की है, फिर ऑरेंज है, फिर रेड है। तो सबसे कम वेवलेंथ साइनाइड की होनी चाहिए ग्रीन, फिर वाटर की आनी चाहिए, बीच में आ रहा है ऑरेंज, और Cl जो है वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसकी आ रही है रेड, राइट। तो इसका मतलब जो लिखे हुए हैं कलर वही उनके कलर्स होंगे जो वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो मैच करने के लिए दिया गया था जेईई मेंस में क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है। सिर्फ आपको यही देखना है कि लिगेंड्स की स्ट्रेंथ कैसे आ रही है, और जितनी उनकी स्ट्रेंथ होगी, अगर वीक होगा तो फिर वो क्या करेगा, ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे यहाँ पे Cl रेड सबसे मैक्सिमम जो 700 नैनोमीटर में जाती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सेम क्वेश्चन एक और तरीके से सॉल्व हो सकता था, कलर व्हील से भी सॉल्व हो सकता था। क्लोराइड जो है वो बेसिकली आपने लैब में भी किया है, येलोइश ग्रीनिश कलर की गैस आती है, तो कि ग्रीन कलर के बेसिकली क्लोराइड के सॉल्ट्स या कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। तो अगर वो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं तो वो कलर कौन सा एब्जॉर्ब करेंगे? रेड। देखिए वही आ रहा है। वाटर ब्लू कलर की हम बात करते हैं, तो ब्लू कलर है तो कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा? ऑरेंज। ऑरेंज लिखा हुआ है। साइनाइड के साथ है, मतलब साइनाइड के मोस्ट ऑफ द हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो रेड कलर के आते हैं। तो अगर वो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब कौन सा कलर की वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ग्रीन कलर की, वही ग्रीन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप जो लिगेंड लगे हुए उनकी स्ट्रेंथ को भी देख सकते हैं, आप कलर व्हील से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.32 है। ये कह रहे हैं what will be the correct order for the wavelengths of absorption in the visible region for the following। ये इतने सारे उन्होंने कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं और करेक्ट ऑर्डर पूछ रहे हैं फॉर वेवलेंथ्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किस किस तरीके से वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन होगा। तो उसके लिए अगेन हमें लिगेंड की स्ट्रेंथ को ही देखना पड़ेगा। जब हम लिगेंड को स्ट्रेंथ वाइज अरेंज करते हैं तो ऑर्डर आता है कुछ ये, वीक लिगेंड हो जाता है वाटर, उसके बाद हमारा आता है NH3 अमाइन, और देन NO2 माइनस। ये हमारी लिगेंड्स की स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। NO2 माइनस जो है वो नाइट्राइट आयन आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वाटर वीक लिगेंड है। जब हम इधर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ मूव करेंगे तो जो एनर्जी गैप है वो बढ़ेगा, एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। एनर्जी इंक्रीज करेगी तो लैम्डा जो है वो डिक्रीज करेगी, और लैम्डा अगर डिक्रीज कर रही है तो सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसको एब्जॉर्ब करना चाहिए? तो सबसे कम करना चाहिए इसको। तो जो ऑर्डर आ जाएगा दैट ऑर्डर विल बी NiNO2 6 4 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा बीच में, और लास्ट में आ जाएगा NiH2O 6। तो वाटर एक वीक लिगेंड है, तो जब हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि इसके साथ कम एनर्जी एसोसिएटेड होगी। एनर्जी गैप कम होगा, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप को क्रॉस नहीं करना है, तो ये ज़्यादा वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन। VBT की एक लिमिटेशन थी कि उससे जब मैग्नेटिक मूवमेंट्स कैलकुलेट किए जा रहे थे तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो है मिसमैच कर रहे थे, यानी क्वालिटेटिव डेटा अलग था, क्वांटिटेटिव डेटा अलग था। लेकिन CFT की हेल्प से जब मैग्नेटिक मूवमेंट निकाले गए तो वो एग्जैक्टली सेम आ रहे थे जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकाले जा रहे थे और जो ऑब्जर्व करके निकाले जा रहे थे। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकाले जाते हैं, आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए, और फॉर्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए है √n+2 यूनिट है बोर मैग्नेट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्लेस करके हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर हमको दे रखा है कि ऑक्टाहेड्रल CFC या CFC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ये कंडीशन दे रखी है, यानी जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है और CFSC जो है वो ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो उसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर पेयरिंग एनर्जी कम है या स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है तो व्हाट हैपेंस, ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G लोअर एनर्जी की होती है, T2G ही भरेंगी सारी की सारी, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स T2G में ही रहेंगे, Eg एम्प्टी होगी, 0 होगा,
और 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग T2G में कैसे होगी, पहले सब सिंगल सिंगल भर जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आ रहा है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, जो बोर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आ जाएगा √3 या फिर 1.732 बोर मैग्नेटॉन। तो हम मैग्नेटिक मोमेंट को काफ़ी हद तक एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CFT। हर थ्योरी की तरह इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या हैं CFT की? पहली लिमिटेशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो CFT है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पे बेस्ड है। ये कंप्लीटली इग्नोर करती है कोवलेंट बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को, ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को, या ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है उसके कंसेप्ट को कंप्लीटली इग्नोर करती है। सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो ये लिगेंड्स को अरेंज तो कर रही है, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हमें मिली है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना हो अगर तो इससे एक्यूरेटली नहीं निकाला गया है। थर्ड ड्रॉबैक की अगर बात करें तो कि CFT जो है वो सिर्फ d ऑर्बिटल को कंसिडर करती है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो कार्बोनिल कंपाउंड से बनते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, s ऑर्बिटल की बात हो, p ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की, ऐसी कोई बात नहीं करती। इट ओनली टॉक्स अबाउट, इट ओनली कंसिडर्स d ऑर्बिटल। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि इन CFT it was assumed that ionic ligands have great splitting but halides are found at lower ends of the series। देखा होगा आपने जो हम लोग ने बात करी थी कि हेलोजेंस जो हैं उनकी जो स्ट्रेंथ की बात करी गई थी, वो जो स्प्लिटिंग कॉज कर रहे थे वो बहुत ही कम थी, रिलेटिवली बहुत ही कम थी। जबकि होना क्या चाहिए, जो एनाइनिक लिगेंड्स हैं या आयनिक लिगेंड्स हैं उनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हेलोजेंस जो थे वो बिल्कुल उस एंड पर आ रहे थे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जहाँ पे स्ट्रेंथ जो है लिगेंड्स की बहुत वीक थी और हेलाइड आयंस को वीक लिगेंड्स ही कंसिडर किया है CFT ने। लास्ट है, इट डज नॉट टॉक अबाउट चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये भी आपके लिए नया टर्म है, आप बाद में इसको पढ़ेंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो कलर आते हैं कॉम्प्लेक्सेस के उसका 2 रीजन होता है, एक होता है DD ट्रांजिशन और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। CFT में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की कोई भी बात नहीं की गई है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना स्टेबल है, हम कैसे निकालते हैं? तो पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक सोल्यूशन में बनता कैसे है। सपोज अगर हमें एक टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, टेट्राहेड्रल का मतलब 4 लिगेंड लगे होंगे, तो M+4L मेटल है, L इज फॉर लिगेंड, ये बन जाएगा ML4। फॉर्मेशन हो रहा है इसका, लेकिन ये इस तरह से फॉर्म नहीं होता है, सक्सेसिव स्टेप्स में होगा। सक्सेसिव स्टेप्स का मतलब क्या हुआ, 1 by 1 लिगेंड्स ऐड होना शुरू होंगे। तो जब हम इसके लिए लिगेंड्स लिख रहे हैं तो पहला स्टेप आया कि मेटल के साथ फर्स्ट लिगेंड जुड़ा, ये बन के आ गया, मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड Ml हो गया, फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे और फर्स्ट स्टेप के लिए हमने ले रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वैल्यू आ गई K1 इज इक्वल टू कैसे लिखा जाता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो ऊपर आएंगे और जो रिएक्टेंट हैं उनका मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा। अब देखिए Ml का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये जितना ज़्यादा फॉर्म होगा, जितना ज़्यादा सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा ये Ml, उतना ही ज़्यादा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक है, यानी कि K1 की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतना ज़्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा, सेकेंड लिगेंड को ऐड किया, उसके लिए ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थर्ड स्टेप के लिए थर्ड लिगेंड को जोड़ने के लिए ये आ गया, और लास्ट लिगेंड जब हमने जोड़ा तो ML3 ऑलरेडी बन चुका था, उसमें हमने एक लिगेंड और जोड़ा, ML4 का फॉर्मेशन हो गया और हमने उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लिया। 4 स्टेप के लिए ML4 प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, ML3 और L। जो यहाँ पे हमने K1, K2, K3 यूज किए हैं, अब उनको यहाँ पे हम बोलेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी के टर्म में बोल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्टेबिलिटी कांस्टेंट। पूरी रिएक्शन के लिए अगर हमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखना हो तो हम उसको एक और नाम से कॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट, और फॉर्मेशन कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन के लिए? हमारी ओवरऑल रिएक्शन थी कि मेटल के साथ 4 लिगेंड्स अटैच हो रहे थे और ML4 का फॉर्मेशन हो रहा था, राइट? तो फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं β4 से। β4 इज इक्वल टू ML4, जो प्रोडक्ट बन रहा है जिसका फॉर्मेशन हो रहा है वो ऊपर आ जाएगा, अपॉन हमारे रिएक्टेंट हो जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स थे वो यहाँ पे रेज़ टू द पावर में चला जाएगा और ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा। अब देखिए जितना ज़्यादा ये होगा, जितना ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगा सोल्यूशन के अंदर, उतना ज़्यादा B4 की वैल्यू आएगी, ठीक है ना?
ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू अगर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर अगर कम होता चला जा रहा है, तो व्हाट विल हैपन, B4 की वैल्यू बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा B4 की वैल्यू बढ़ रही है, जितना ज़्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस वही लिखा हुआ है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अब हम इसको और कैसे निकाल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस जो हमने यहाँ पे लिखा था, हमने इसी को स्टेप वाइज लिखा था, K1 K2 K3 K4, तो हमने बीटा 4 की जगह पे लिख दिया K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 मल्टीप्लाइड बाई K3 मल्टीप्लाइड बाई K4। हम सबको मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं फॉर ओवरऑल रिएक्शन। एंड K1 K2 K3 क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब जिस तरह से हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट है, उसी तरह से इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी होता है। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या, कि जितना हमारा मेटल लिगेंड बन रहा है, अगर वो डिसोसिएट होता चला जाए, ये रिवर्स डायरेक्शन में चले, भाई इक्विलिब्रियम आ रहा है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगा तो ये ML4 क्या होगा, डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा, इसका डिसोसिएशन शुरू हो जाएगा और मेटल अलग हो जाएंगे, लिगेंड अलग हो जाएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स की क्या हुई, कॉम्प्लेक्स की तो स्टेबिलिटी आई नहीं। तो कॉम्प्लेक्स की जब स्टेबिलिटी नहीं आ रही है तो उसको हम बोलते हैं इनस्टेबिलिटी। और इनस्टेबिलिटी कैसी होगी, इनस्टेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन कांस्टेंट हमारा था ये β4, 1/β4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, दोनों में रेसिप्रोकल की रिलेशनशिप आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इनस्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज होती चली जा रही है। कॉम्प्लेक्स आयन की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती चली जा रही है अगर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ेगा। और अगर β4 की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स हमारा उतना ही स्टेबल है। ये NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है 9.11। कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कैलकुलेट करना है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, डिसोसिएशन की बात हो रही है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है, जो हमें कैलकुलेट करना है फॉर CuNH3 2+, यानी टेट्रामाइन कॉपर 2 आयन। और गिवन क्या है, हमें β4 दे रखा है, फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज दिस, ये वैल्यू दे रखी है फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन कांस्टेंट दे रखा है। और फॉर्मेशन क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा किसका, डिसोसिएशन का या फिर इनस्टेबिलिटी का, राइट। तो हमें रिलेशनशिप पता है, वो रिलेशनशिप क्या है कि इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया कि ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट जो इन्होंने हमसे कैलकुलेट करने को कहा है इज इक्वल टू 1/β4। अब आपको लग रहा होगा ये β4 है क्या, ये बेसिकली जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यहाँ देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 4 लिगेंड लगे हुए हैं, उसको हम डिनोट करते हैं, ये 4 नंबर वही है कि कौन से कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, β4 है। तो बेसिकली ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए वेरिएबल लिखा जाता है और फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है ये। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट हमें यहाँ पे दे रखा था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वैल्यू दे रखी थी, तो 1 जो भी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पुट करी और कैलकुलेट करके निकाल लिया कि ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आ रहा है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम किस तरह से चेक करते हैं, और वो जो स्टेबिलिटी है या जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो हमेशा क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का। ठीक है, अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हमारे पास फैक्टर्स लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, व्हाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेनी क्वेश्चंस ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक्स आर बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, वो मैं आपको बाद में क्वेश्चंस दिखाऊंगी, पहले आप फैक्टर्स को समझ लीजिए, बहुत आसान से फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर क्या कहता है कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स, राइट। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न वही है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो बेसिकली इंक्रीज करती चली जाती है जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करता है। अब आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा हो जहाँ सपोज सेंट्रल मेटल आयन जो है वो आयरन लगा हुआ है, और आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और दूसरा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, बनते ही है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड भी बनता है और पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी बनता है।
तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पे आयरन के ऊपर +3 चार्ज आ रहा होगा, यानी फेरी वाली कंडीशन होगी, वो जो आयरन का कॉम्प्लेक्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स। सेकेंड क्या है, जितना ज़्यादा लिगेंड की इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, यानी वो जितना अच्छा लुईस बेस होगा वो उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऑब्वियसली बात है बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तीसरा फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आयन पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेंट्रल आयन की, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखनी होती है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। फिर वही वाला कंसेप्ट आ जाता है कि चार्ज डेंसिटी के थ्रू ही हम निकाल सकते हैं उसको। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी बेस एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, वो ये कि जो चीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, यानी जैसे जैसे एक कॉम्प्लेक्स के अंदर चीलेटिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब अगर चीलेटिंग इफेक्ट आपको क्लियर नहीं है, चीलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो जो लिगेंड्स हैं अगर वो कुछ इस तरह से सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ अरेंज है कि वो एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हो, एक रिंग बन रही हो, तो उसी को ही हम बोलते हैं चीलेटिंग इफेक्ट। तो ऐसे लिगेंड्स जो रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हो वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जितनी अच्छी रिंग बनेगी उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। सपोज हमारे पास एक लिगेंड ऐसा है जिसमें क्लोराइड लगा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें क्लोराइड लगा हुआ है लिगेंड की तरह, और एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें ऑक्सलेट आयन लगा हुआ है, राइट। तो ऑक्सलेट क्या होता है आपका, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, वो रिंग बनाएगा, लेकिन क्लोराइड आयन में एक ही एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चिलेटिंग इफेक्ट आ जाएगा ऑक्सलेट में, और यही EDTA है, और अच्छी रिंग बनाएगा क्योंकि वो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, डेंटिसिटी उसकी 6 हो जाती है, तो वो और अच्छी रिंग बनाएगा, उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो आई होप ये फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको क्या देखना है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो वो ज़्यादा स्टेबल है, जो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा हो वो अच्छा लिगेंड है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और अगर चीलेटिंग लिगेंड्स होंगे तो वो स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन की। ऑलराइट, टेस्टिंग टाइम हो गया कि जितना हमने पढ़ा है हम ज़रा एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस देख लें कि क्या हम उसमें से कुछ सॉल्व कर पाएंगे। तो जितना अभी हमने बात करी थी उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर 9.25 और 9.26 है। 9.25 कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय स्टेबिलिटी ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन। जस्ट नाउ अभी हमने डिस्कस किया है कि क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसी के साथ सेकेंड पार्ट लगाए क्वेश्चन में स्टेट द फैक्टर्स विच गवर्न स्टेबिलिटी, वो भी बात करी हमने कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आप इसको नोट सेक्शन में भी देख सकते हैं, नोट सेक्शन में प्रोवाइडेड है डिटेल में। 9.26 क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द चिलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो चिलेट इफेक्ट क्या होता है, जब कोई बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जिसके पास डोनर एटम हो, तो वो सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ कुछ इस तरह से लगा हुआ हो कि वो एक 5 या 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर रहा हो, एक रिंग का फॉर्मेशन होना, उसी को ही हम बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। कोई भी एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपको स्टार्टिंग में बताया गया है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में, तो कोई भी पॉलीडेंटेट लिगेंड या कोई भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि बिस इथेन 1,2 डायामीन क्यूप्रिक 2 आयन बना के आप दिखा सकते हैं कि इसमें चिलेटिंग इफेक्ट आएगा क्योंकि लिगेंड्स जो है वो रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 9.31 है अमंग्स द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज। ये सब आयरन के कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, चार सब पे सेम है, 3+, 3+, 3+, 3+। लिगेंड्स चेंज हो रहे हैं, वाटर लगा हुआ है, अमाइन लगा हुआ है, ऑक्सिलेटो या ऑक्सिलेट आयन लगा हुआ है, और यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ है ना। वाटर, अमाइन और Cl सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा है, C2O4 2- जो होगा, जो हमारा बाइडेंटेट लिगेंड होगा। तो बाइडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या करते हैं, चिलेटिंग इफेक्ट शो करते हैं, और अगर चिलेटिंग इफेक्ट आता है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बताने की जरूरत है कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा इसमें से, ऑब्वियसली ये वाला होगा, थर्ड वाला, क्योंकि ये चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम 4 हेडिंग में डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है। एंड अगेन ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखा है कि इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी है 4 फील्ड में, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और मेडिसिनल फील्ड में। तो पहले मेटलर्जिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं। मेटलर्जी की बात हो रही है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मेटलर्जी। बहुत सारे मेटलर्जिकल मेथड्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूजफुल हैं। हम यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं और ये आपके कोर्स में भी है, क्लास 12 के ही कोर्स में है, आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में बाद में, कि निकल को जब हमें प्यूरिफाई करना होता है, राइट, यानी उसमें से जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ हैं अगर वो भी हमें रिमूव करनी है तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड मॉन्स प्रोसेस, जिसमें हम इम्प्योर निकल को CO कार्बोनिल के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम कंबाइन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स को थोड़ा और हायर टेम्परेचर पे हीट करके डिसोसिएट कर लेते हैं, तो जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब निकल जाती हैं और प्योर निकल ऑब्टेन होता है। कुछ ऐसी रिएक्शन आती है, इम्प्योर निकल को हमने CO के साथ बाइंड किया, निकल टेट्रा कार्बोनिल का फॉर्मेशन हो गया, फिर हमने इसको हीट किया, जो CO है ये वोलेटाइल इम्प्योरिटी के फॉर्म में निकल जाएगा एंड वी विल गेट प्योर निकल। तो ये मेटलर्जिकल ऑपरेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या, प्लांट्स और एनिमल्स की अगर बात हो रही है तो उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमें पता है हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन को हर सेल्स तक, बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और ऑक्सीजन को हर सेल्स तक पहुंचाने का काम, बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरियर भी कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हीमोग्लोबिन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हीम आयरन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, दोनों आपस में बाइंड करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगेन अ वेरी यूजफुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। दूसरा प्लांट्स में बात करें तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं है फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो देयर विल बी नो लाइफ, राइट। तो जो क्लोरोफिल भी है वो भी बेसिकली एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल जो प्रेजेंट होती है वो मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है। ये हमने एस ब्लॉक में भी डिस्कस किया था जब हम मैग्नीशियम के इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, रोल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। थर्ड फील्ड हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की, जो लैब में आप टेस्ट करते हैं। आपने बहुत सारे बेसिक रेडिकल के टेस्ट किए हैं जहाँ आपने रिएजेंट्स डाले हैं और कॉम्प्लेक्स आयंस के फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशंस आपने किए हैं, अलग अलग कलर्स आए थे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो लेके चल रहे हैं वो है जब हमने कॉपर आयन का टेस्ट किया था, तो हमने वहाँ पे क्या किया था, K4FeCN6 डाला था। जब हमारे पास कॉपर आ गया था हमारे प्रेसिपिटेट में तो हमने उसमें K4FeCN6 डाला था, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन के आता है, Cu2FeCN6 बन के आता है जो चॉकलेटी ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो अगेन यू कैन सी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट इज मेडिसिनल फील्ड। अगर हम मेडिसिनल फील्ड की बात करें तो मेडिसिनल फील्ड के दो बिल्कुल रट लीजिए अच्छे से कि क्या यूटिलिटी आती है, क्या इंपॉर्टेंस, क्या एप्लीकेशन आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास है सिस प्लैटिन कहलाता है। सिस प्लैटिन, सिस फॉर्म यू नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो बनते हैं सिस और ट्रांस, उसकी बात हो रही है। Pg सेंट्रल मेटल लगी हुई है और 4 लिगेंड लगे हुए हैं, 2 NH3 2 Cl2। इसका ट्रांस फॉर्म भी बनता है लेकिन हम सिस फॉर्म की बात करें। सिस फॉर्म मतलब क्या, NH3 एक साइड में होंगे, Cl एक साइड में होंगे। तो जो सिस प्लैटिन है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। बेसिकली कैंसर में ट्यूमर्स के फॉर्मेशन होते हैं और सिस प्लैटिन क्या करता है कि ट्यूमर की ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, कम कर देता है। तो बेसिकली ये एंटी ट्यूमर एजेंट की तरह यूज होता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा बनता है कैल्शियम का EDTA के साथ, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है आपका, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन बनता है और वो लेड पॉइजनिंग के केस में यूज किया जाता है। ये 2 यूजेस आपके दे रखे हैं, इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा कि मेडिसिनल फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। एनालिटिकल टेस्ट हो जाता है आपका, जब लैब में आपसे टेस्ट करवाए जाते हैं वो जज हो जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी ऐसा सच कुछ नहीं है, मैग्नीशियम वगैरह में हमने पढ़ रखा है। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस एक डिफरेंट चैप्टर है,
तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या बचता है इस चैप्टर में, वो बचता है मेडिसिनल फील्ड, जो एक्सक्लूसिवली इसी चैप्टर में ही मिलेगा। तो यहाँ से इसलिए क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है एग्जाम में, और आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एक और छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी में दे रखा है अबाउट मेटल कार्बोनिल्स, जिसमें बोर्ड में तो यूजुअली कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन नीट वगैरह में कई बार क्वेश्चंस आए, तो मैंने इसके नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, और नोट्स मैं क्लास में साथ में अटैच कर दूंगी। आप नोट्स देख लीजिएगा, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में नोट्स बने हुए हैं। ये पीछे तक है। बॉन्डिंग में भी बात हुई है, मेटल कार्बोनिल में किस तरह की बॉन्डिंग आती है, वो बॉन्डिंग की भी यहाँ पे डिटेलिंग कर रखी है। यू जस्ट गो थ्रू दिस and you know what you have to do, that in case of any problem you can contact me on my number, you can text me on my WhatsApp number. This finishes your chapter. The exercises, assignments are provided with this class. Kindly complete and submit, because many of you are not submitting, so I request you to submit your the assignments, the work assigned to you within the time allotted. Thank you so much, children.